This conference will now be recorded. चलिए, ये न बद्दऊ बली राजा के साथ में शुरुआत करते हैं। So we were waiting कि रिफॉर्म्स आएंगे, एक्चुअल रिफॉर्म्स जो जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से अभी तक चीजें चल रही हैं, उसमें डिसरप्शंस करेंगे और उसमें जो है चेंजेस करेंगे। रिफॉर्म्स आए, कुछ आज आए और कुछ कल आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्या है, या ये फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। होता ये है कि जब आप अपनी फसल जो है वो काट करके और मार्केट में पहुंचाते, आप अपनी फसल काट चुके होते हैं, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन वो होता है जहां पर आपको मजबूरी में उस प्रोड्यूस को सेल कर देना पड़ता है नियर बाई मार्केट में, या जहां पर भी मार्केट है वहां पर। क्यों? क्योंकि उस जो प्रोड्यूस है उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम है, उसका जो मतलब बहुत जल्दी ही वो फसल खराब हो जाती है इफ नॉट स्टोर्ड। और है क्या कि आपके पास में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टोरेज वगैरह का, जिसकी वजह से वो फसल खराब हो जाती है। नंबर 2, मान लीजिए एक तो ये हो गया कि स्टोरेज, मान लीजिए कि हार्वेस्ट लेने के बाद में उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, या कुछ मतलब आपकी क्रॉप ऐसी, मान लीजिए जैसे आप एलोवेरा कर रहे हैं, मतलब एलोवेरा वगैरह को बना रहे हैं, और उस केस में जो है यू विल नीड कि जो उसकी लीव्स वगैरह हैं, जो भी उनका वो होता है, उसको हमें मतलब कट करना है, उसके अंदर का लिक्विड निकालना है, उसको स्टोर करना है। इस तरीके के जो हार्वेस्ट लेने के बाद में आपका जो मैनेजमेंट है, या पैकेजिंग वगैरह होती है बहुत सारे, जैसे अगर आप हम फिशेस की बात करें, कितने लोग जापानीज कल्चर के बारे में जानते हैं। जापानीज कल्चर में फिश जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और फिश का ट्रेड आप समझिए ऐसे होता है कि जो ट्यूना फिश होती है, कितने लोग ट्यूना फिश नाम सुना है कभी किसी ने ट्यूना फिश का? ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली जो आप यहाँ पर ट्यूना, मतलब जो नॉर्मल जैसे वो केन्ड फिश में कई कई बार ट्यूना लिख देते हैं, सो दैट इज नॉट रियल ट्यूना, ठीक है ना। ट्यून खाइए, मैं वही बताने जा रहा हूँ। ट्यूना फिश जो है वो दुनिया में 5-6 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर वो पाई जाती है, जिसमें से जो जापानीज ट्यूना है वो बहुत फेमस है। उसके अलावा आपकी यूएसए के कोस्ट पर है, कुछ आइसलैंड में है। तो ये जो 4-5 ग्रेट बैंक्स हैं उनमें ट्यूना होती है। बाकी ट्यूना मतलब ट्यूना नाम से लगभग लोग ट्राई करते हैं फिशेस को बेचने की, बट दे आर नॉट एक्चुअल ट्यूना। और जो ट्यूना होती है बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। और आप एक और चीज समझिए, बातों बातों में मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू आपको बताऊंगा। जैसे वहां पर क्या होता है, आप फिशरमैन है, आपने मछली पकड़ी, मछली पकड़ने के बाद में जो है वो मछली जो है वो कोऑपरेटिव के पास जाएगी, कोऑपरेटिव से वो मछली जो है वो जाएगी एक छोटे होलसेलर के पास में, फिर वहां से वो जाएगी बड़े होलसेलर के पास में, और उसके बाद वो जाएगी आपके ऑक्शन होने को, उस फिश का ऑक्शन होगा, और फिर ऑक्शन होने के बाद में जो है वो
फार्मर को जो है वो पैसा मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि चूंकि फिश का ऑक्शन हो रहा है, उसकी बाकायदा सर्टिफिकेशन की कैसे उसको हैंडल किया गया है, क्या किया गया है, ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी है, जिससे कि फिशरमैन को पैसा अच्छा मिलता है अगर वो प्रॉपर सही से फिश को डिलीवर करता है, उसकी हैंडलिंग और पैकेजिंग अगर सही होती है तो। मत एक और उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो प्रॉस्पेरिटी है फार्मर्स में, मतलब जो फिशरमैन है उनमें प्रॉस्पेरिटी आती है, यानी कि एक जो कोऑपरेटिव वाला जो लेवल है, ट्यूना में एक एक फिश $1000 में आती है, ठीक है ना, जो बड़ी ट्यूना होती है, खासकर जो जापानीज ट्यूना होती है, उसका रेडमीट जो है वो बहुत वो होता है, तो उसमें एक एक ट्यूना जो है वो $1000 की ऑक्शन होती है, अमेरिकन डॉलर। यस, अच्छा बिजनेस है फिर तो। हाँ, टोपी भी ला के जाओ, मछली पकड़ो जाके। यहाँ देखो आसपास कोई अगर तालाब वाला बन गया, गुड़गांव में तालाब बहुत जल्दी बन जाते हैं ना पानी भरने से, तो देखो उसमें अपना डंडा लेके ऐसे बैठा रहो, ठीक है। फिर अरे हाँ, नहीं पैदा होगी, ठीक है, नहीं उसमें मतलब ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दो, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसमें दो तीन चीजें जरूरी हैं। पहला, जब आपने एक बार फिश पकड़ी और फिश पकड़ने के बाद में उसकी कटिंग, उसकी डीप फ्रीजिंग, उसकी पैकेजिंग, ये सारी चीजों से ही पे ही डिपेंड करेगा उसका क्वालिटी कंट्रोल। फिश का जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो इन तीन चीजों पर ही डिपेंड करेगा। यानी कि अगर हम फिश को जो है वो हार्वेस्ट माने, तो पोस्ट हार्वेस्ट में ये सारी चीजें आएंगी। सेम गोज विद मतलब फार्म क्रॉप्स। तो चाहे फिशरी हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रेस सेल की। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रेस सेल की। क्या होता है डिस्ट्रेस सेल? जिसमें से आपको मजबूरी में किसी बहुत कम दाम पर जो है आपको वो चीज बेचनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज you don't have better options to sell, because you don't have better options to sell. बूंद बूंद में स्वर्ग है। You don't have better options to sell. अच्छा, अगर हम नॉर्मल क्रॉप्स की बात करें तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपने अपनी क्रॉप काटी, अब आपको डर है कि कहीं पानी ना बरस जाए, कहीं जंगली जानवर ना खा जाए, स्टोरेज की फैसिलिटी है नहीं, घर में आप रख नहीं सकते, घर में अगर रखेंगे भी तो उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, तो आदमी क्या करता है, फसल को छोड़ देता है खेत में ही और अगले दिन उठाता है, मार्केट लेके जाता है, मार्केट में जिस भी दाम में बिकती है उस पर पटक आता है, बेच आता है। क्यों? क्योंकि मार्केट की लोकेशन आपको पता है कि उसके घर से बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, दोबारा वापस वहां नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या ऐसा करें। एमएसपी तो मिल गया ना वहां, एमएसपी तो उसको मिल गया, जब वो मार्केट गया बेचने तो उसको एमएसपी मिल गया। एमएसपी कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, एमएसपी तो एक मिनिमम वो है, ठीक है ना। और ये भी है कि हर बंदे की जो फसल होती है वो भी एमएसपी पर नहीं बिक पाती है कई बार, ठीक है, तो उसको मतलब जो इस तरह के एपीएमसी वाले होते हैं उसमें सेल करना पड़ता है, ठीक है, और हर क्रॉप पे नहीं होता है एमएसपी। तो कहने का मतलब ये है, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें फार्मर को प्रॉस्पेरस बनाना है तो हमें उनके सेलिंग ऑप्शंस बढ़ा देने चाहिए। हमें उन्हें सोवरीन बना देना चाहिए कि भैया आप जो है जहां मन हो आपका वहां पर सेल करिए। और मैं तो यहां तक बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आप तो निर्मला ताई ने बोल दिया कि आपको सेलर ऑप्शंस को भी डाइवर्सिफाई करना है,
फार्मर्स के लिए, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले हो सकते हैं, वो ई नैम में मार्केट वाले हो सकते हैं, वो इवन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले भी स्थिति हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कह रहे हैं कि फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारा मतलब है कोल्ड चेन, हमारा मतलब है पोस्ट हार्वेस्ट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। पैकेजिंग का, मार्केट्स का, ये सारी चीजें विलेज लेवल पर, क्लोज विसिनिटी बोला गया है ना, ठीक है। तो इनको करने की बात हम कर रहे हैं। Focus has been on short-term crop loans while investment in long-term agriculture infrastructures has often not been enough. हम लोगों ने बोलते बोलते अपना सर कटा लिया था कि भैया फार्म लोन वेवर्स नहीं होने चाहिए, फार्म लोन वेवर्स जो हैं वो बस शॉर्ट टर्म के स्टॉप गैप सॉल्यूशंस हैं, लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और फाइनली 1,00,000 करोड़ का, 1,00,000 करोड़ का कल अगर आप देखें तो करीब करीब जो है वो फार्मर्स के लिए सब मिलाकर के 3 से 4 लाख करोड़ की व्यवस्था थी, 1,00,000 करोड़ का और कर दिया है, यानी कि टोटल उसका जो है 1/4 1/5 इन्होंने एग्रीकल्चर पर दिया है, विच इज अ वेरी वेलकम स्टेप। और एग्रीकल्चर पे भी इस तरह से नहीं दिया है, एग्रीकल्चर पे भी दिया है कल की इन्होंने लोन की व्यवस्था। और आज इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा उस लोन को आप बेहतर तरीके से यूज कर सकें, कैपिटल में आप इन्वेस्ट करें तो आपको रिटर्न ज्यादा मिले, तो एग्रीकल्चर को बिजनेस बनाने की व्यवस्था आज से शुरू हुई है। मैं बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, आज से एग्रीकल्चर को बिजनेस बनाने की व्यवस्था शुरू हुई है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, जिन्हें एग्रीप्रेन्योर्स कहते हैं, वो बनाने की व्यवस्था शुरू हुई है। दैट इज व्हाई आई कैटेगराइज इट इन रिफॉर्म्स, ठीक है। फिर फोकस हैज बीन ऑन शॉर्ट, ठीक है, फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ ₹1 lakh crore will be provided for funding agriculture infrastructure projects at farm gate and aggregation points. एग्रीगेशन पॉइंट्स का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर में जो है वो एक रिसोर्स का वो पूलिंग करते हैं, चाहे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हो, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स हो, इनके लेवल पर, यानी कि एक जो है वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बनाएंगे, इन लोगों को फंडिंग देंगे, एफपीओस को, पैक्स को, एग्रीप्रेन्योर्स को, कि भैया आप अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। जो पिछले साल वाले लोग हैं, आपको एक लेक्चर याद है जब मैं दिवाली के बाद अपन ने क्लास ली थी, मैंने कहा था कि जो मैं देख के आया हूँ रूरल इंडिया में वो क्या हो रहा है, उस पर अपन ने बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि बिना हैंड होल्डिंग के जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से वहां पर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी हो रही है। अगर याद हो, बोलते नहीं कुछ, मतलब बोलते रहो आप सर, हमें मतलब ही नहीं है। हाँ देवबंद के पहले हुई थी वो, ठीक है, देवबंद वाली क्लास दिसंबर जनवरी में थी, उससे पहले हुआ था ये दिवाली के बाद, ठीक है। खैर, फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ ₹1 lakh crore, impetus for development of farm gate and aggregation points, affordable and financial viable port harvest management infrastructure। क्या बोल रहे हैं कि भैया हम अफोर्डेबल और फाइनेंशियली वायबल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करेंगे। अब ये तो हो गई जो ये बात बोल रहे हैं, इसके फायदे क्या हैं वो समझिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि 11th शेड्यूल में जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो विलेज कॉटेज इंडस्ट्री है,
वो प्रमोट होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट होंगे, और जो 11 शेड्यूल को अभी तक फार्म और मार्केट फेयर्स वगैरह की देने की बात करी गई थी, वो भी बढ़ेंगी इससे। क्यों? क्योंकि फार्म और मार्केट फेयर और ये सारी जो चीजें हैं गांव के लेवल पर, उसको मैनेज करना, उसका इंफ्रा बनाना जो है वो 11 शेड्यूल में ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी थी, तो वो भी इससे बढ़ेगी। ठीक है, आगे। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है, हम लोग जब जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम जब जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम हमेशा एक बात कहते हैं, क्या? कि फूड सिक्योरिटी में हम जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कि वो जो है वो लोकल फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो लोकल फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में जो है वो एक स्कीम भी चल रही है, वन विलेज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस करके। उत्तर प्रदेश में एक स्कीम भी चल रही है, मैंने आपको भेजा था, वन विलेज वन सॉरी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस वाली, जिसके बारे में इफ्प्री ने जो है अपने यहाँ स्टडी भी निकाली थी। और उत्तर प्रदेश में एक और काम हो रहा है, जो है ये फार्मर्स, एक मिनट, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, द मिलियन फार्मर्स स्कूल नाम से एक स्कीम चल रही है। तो 2017 में जो है उत्तर प्रदेश की जो उस समय की नई सरकार थी, वो लाई थी उस टाइम पर, और इसको लेकर के इफ्प्री ने जो है वो एक केस स्टडी भी निकाली है बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर। ठीक है, इसको मैं रुक जाओ भेज ही देता हूँ, आप पढ़ लेना इसे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये इनके यहाँ चल रही थी, जिसमें इन्होंने बोला कि हम फार्मर्स की जो है वो ट्रेनिंग कराएंगे, और उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चल रही थी, जिसमें से इन्होंने बोला कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा पेट प्रोडक्ट होगा जिसको हम लेबल करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के उस पर, और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी कि उस प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करना, उसको बेचना और उसका अच्छा खासा ट्रेड करना, जिससे कि उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए कोई, अब हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए हमारे यहाँ आम बहुत होता है, तो कम से कम हमारे यहाँ अगर हम आम को प्रमोट करेंगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आम को खरीदेगा और उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, आगे फैसिलिटेट कराएगा, तो कम से कम जो लोग हैं जो आम उगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उनमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो सामने लिखा है ये क्या है? यहाँ पर ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस बना रहे हैं, और माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस से क्या याद आता है?
माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस से हमें याद आता है कि एक तो एमएसएमई और दूसरा एग्रीकल्चर से में कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को घुसेड़ रहे हैं, कैसे हम एग्रीकल्चर को बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं। क्या होगा इसमें? Unorganized micro food enterprises units need technical upgradation to attain FSSAI food standards, build brands and marketing। यानी कि जो छोटे लेवल के माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, उनको एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन तक पहुंचने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स तक पहुंचने के लिए, वो ब्रांड बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जो है वो फंड की जरूरत है, टेक्निकल अपग्रेडेशन की जरूरत है। और इसके लिए इन्होंने क्या बोला है? ऐसे 2 लाख एमएफईज तक पहुंचने के लिए इन्होंने बोला कि हम 10,000 करोड़ का एक फंड बनाएंगे, जो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लगेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर मैंगो बहुत फेमस है तो वहां पर मैंगो को प्रमोट करें, जम्मू कश्मीर में केसर फेमस है तो केसर वो करें, बिहार में मखाना फेमस है तो मखाना को वो करें, आंध्र प्रदेश में चिली फेमस है तो चिली को आगे बढ़ाएं। एक टाइम पर जब इंडिया जो है वो स्पाइस, बहुत सारे स्पाइस जो है वो बाहर भेजता था, आज भी भेज रहा है, और उस टाइम पर जो है वो अलग अलग एरियाज बटे हुए थे कि भाई हल्दी यहां से जाएगी, ये यहाँ पर होता है, वो वहां पर होता है। आज वही डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ, आज ऐसी ग्रोथ जिसमें से डेवलपमेंट में डिस्पैरिटी खत्म हो जाए। डिस्पैरिटी खत्म हो जाए, ये तो नेगेटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव वर्ड बोले तो क्या बोलेंगे? लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। क्यों? लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके ही आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, आपके एरिया सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। वो सेंटर की तरफ नहीं देखते रहेंगे अपने फंड्स को, अपने फंड्स के लिए। ठीक है ना? कल्चरल प्रिजर्वेशन, बिल्कुल सही बात। कितने लोग शैंपेन के बारे में जानते हैं? शैंपेन क्या होती है? हाँ, क्या होती है शैंपेन? शैंपेन, शैंपेन फ्रेंच वाइन। अच्छा, ये देखो दारू। भाई साहब मतलब क्या हो गया? मतलब है क्या फ्रांस में कहीं भी जो वाइन बन रही है, कहीं पर भी जो इस तरह की वो बन रही है, उसको उसको बोलेंगे शैंपेन? फ्रांस में पेरिस से 100-120 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है शैंपेन। उस जगह पर जो वाइन बनती है उसी को शैंपेन कहते हैं। ठीक है? और उनका ये बहुत क्लियर वो है कि उसके अलावा कोई और दुनिया में जो शैंपेन्स बन रही हैं वो उसको सिर्फ शैंपेन लिख करके ना बेचें, वो उसको कुछ एक टर्म होता है उसके लिए, पता नहीं क्या, डिस्टिल्ड वाइन क्या, वो लिख करके बेचें। एंड दे मार्केट शैंपेन, जो ओरिजिनल शैंपेन में जो बनने वाली है उसको दे मार्केट अपनी एक उसके साथ में कल्चरल और एक लेगेसी के साथ में उसको मार्केट करते हैं। और दुनिया जहां के लोग खरीदते हैं कि ओहो ये तो शैम, अच्छा वहां पर 2-3 कंपनियां भी हैं बड़ी बड़ी जो शैंपेन जगह में है, और वही कंपनियां जो है वो बहुत बड़ी लीडर है। तो लोग बोलते हैं कि भाई ये, हाँ वहां ये शैंपेन की शैंपेन है, मेड बाई फलाना फलाना ब्रांड्स। ठीक है? हाँ, वो मोनोपोली रखते हैं। ठीक है? तो व्हाट इज दैट? दैट इज प्रमोटिंग योर ओन प्रोडक्ट। और पूरे दुनिया में उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, बिलियन ऑफ डॉलर्स में जो है वो उनका टर्नओवर है शैंपेन की कंपनीज का, जो शैंपेन जगह वाली कंपनीज है जो शैंपेन बेच रही हैं।
शैंपेन बहुत हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि क्या हम वो नहीं कर सकते हैं क्या? क्या हम, हाँ सही में, क्या हम अपने यहाँ से स्पाइसेस को, लोकेशन सेंट्रिक चीजों को, अगर कश्मीर का केसर है तो क्या हम दुनिया में बिल्कुल कश्मीर को केसर किंग नहीं बना सकते हैं? कश्मीर केसर किंग, के, है ना? तो जीआई टैग से, जीआई टैग तो है, जीआई टैग तो एक प्रोडक्ट बन जाता है उसको मिलता है ना। हम कह रहे हैं कि हम लोगों को, अपने जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं उनको इतना सपोर्ट करें कि कम से कम वो जीआई के लेवल तक पहुंचे तो सही, और उसके बाद उनका इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए। तो पहले तो हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच बनाएं, और जो भी प्रोडक्ट जहां का फेमस है उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्राइज को जो है प्रमोट करें, जिससे कि वो जो लोकल प्रोड्यूस है वी कैन मेक इट ग्लोबल। और सोचिए कि अगर 2 लाख एमएफईज को इसका सपोर्ट मिलेगा तो कितने लाखों लोगों को इससे जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि इन प्रोडक्ट्स को लोकलाइज से नेशनलाइज करना बाय कैपेसिटी बिल्डिंग, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, थ्रू ब्रांड बिल्डिंग, और उसके साथ साथ अपनी एक कल्चरल रेजोनेंस भी बढ़ाना। जैसे आप शैंपेन सुन के थोड़ा अच्छा, हाँ फ्रांस, तो वो एक है कि केसर सुन अच्छा कश्मीर, भारत। तो वो आप एक चीज जो है उससे वो कर सकते हैं, ठीक है ना? तो expected outcomes: improved health and safety standards, integration with retail markets, improved incomes। मैं पहले वाले पॉइंट पर ज्यादा आऊंगा। क्यों? इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कई बार उनकी क्वालिटी सही नहीं होती है, और क्वालिटी सही ना होने के कारण, क्वालिटी सही ना होने के कारण वो डब्ल्यूटीओ के सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी क्लॉजेस में फंस जाते हैं। वो डब्ल्यूटीओ के सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी क्लॉजेस में फंस जाते हैं, उसके कारण जो है लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया आपकी क्वालिटी सही नहीं है। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी क्लॉज डब्ल्यूटीओ का जो है वो किसी भी इस तरह के एक्सपोर्ट में ये इंश्योर करता है कि उसमें क्वालिटी वाइज जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सही हैं या नहीं है, ठीक है ना? तो वो ध्यान रखिएगा। फिर इससे क्या होगा? इससे जब आपको एफएसएसएआई स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी क्वालिटी को बढ़ाने में। मेधावी सही बोल रही हो, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री भी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब आइए यहाँ पर, कौन सा हुआ था? ये हुआ था, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ कि भैया मेकिंग फार्मर्स सोवरीन टू सेल, मेकिंग फार्मर्स सोवरीन टू सेल। कौन सी उर्दू भाषा में लिखा है ये पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइसेस टू
Farmers bound to sell agriculture produce only to licensees in agriculture produce market corporations. आज क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड मंडीज होती हैं एपीएमसी में, एग्रीकल्चर जो रजिस्टर्ड एपीएमसीज होती हैं, एपीएमसी का मतलब मंडी, होलसेल मंडी बोल सकते हैं एग्रीकल्चर की, जैसे दिल्ली में गाजीपुर है, शकरपुर है, आजादपुर है, तो उस तरह की, ठीक है। यहाँ नजफगढ़ मंडी है। Such restriction of sale is not there for any industrial produce. अब बात को समझिए, मान लीजिए आप फार्मर हैं, और जो है आपको अपना सामान बेचना है, तो आपका सामान सिर्फ और सिर्फ कहाँ बिकेगा, आपके घर से 60 किलोमीटर दूर जो नजफगढ़ मंडी है वहां पे आप जाइए, पूरा सामान बेचिए और तब वहां से आइए। भले ही वो आपसे सामान खरीदे और सामान को फिर गुड़गांव भेज दे, आप घर के बगल वाला 50 किलो से खरीद रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले आपको उसको बेचना पड़ेगा। अरे दद्दा, जब खरीदना बगल वाले को है तो काहे वहां जा रहे हो भाई? when you are selling your product and the end consumption, जो लास्ट का कंजम्पशन हो रहा है वो जो है वो आपके बगल के लिए हो रहा है, और उसके बाद में आप बेचने कहीं जा रहे हैं, फिर वापस वो आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी लग रही है, दूसरे बंदे की भी लग रही है। और आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप जब वहां पर पहुंच रहे हैं एपीएमसी में, तो वहां पर जितने भी बड़े, हाँ हर क्रॉप के लिए जितने भी बड़े बायर्स हैं उनमें अपने अंदर में जो है वो कार्टेलिंग हो जाती है। वो लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भैया जो है वो हम गेहूं जो है मिनिमम इतने पे खरीदे, मैक्सिमम इतने पे खरीदेंगे, 15 रुपए से ज्यादा गेहूं का रेट हमें देना ही नहीं है। उनने आपस में डिसाइड कर लिया। अब आप जो है बड़ा ऑर्गेनिक, बड़ी मेहनत से बिल्कुल लेस केमिकल वाला गेहूं उगा के ले गए थे, आप चाहते थे कि आपको आप क्वालिटी के पैसे मिले, उन्होंने कहा ना ना मुन्ना ना, हम तो 14 में ही देंगे। तो इससे होता क्या है कि इससे क्वालिटी डिसइंसेंटिवाइज होती है, और आपका भी मोटिवेशन खत्म हो जाता है अगली बार से ऐसे काम करने का या क्रॉप लेने का। आपको लगता है पैसे तो मिलने नहीं है, फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है, इनकम डबल नहीं होती है, दिक्कत हो रही है। क्या करें? करें ये कि अगर हम ये इंश्योर करने लगे कि भैया फार्मर अगर प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस करने के बाद में वो अपने हिसाब से उन्हें बेच सकता है, तो मजा आ जाएगी। मान लीजिए आपके बगल में सुपरमार्केट वाला है एक, वो सुपरमार्केट वाला आपको पता है आटा बेचता है, आपने उससे कहा भाई सुनो, हम जो है वहां खेत है वहां कहीं गांव में बगल में और बाबू बाबूपुर में, और वहां से जो है वो आप आइए और क्रॉप देख लीजिए, हम आपको जो है वो 100 किलो 200 किलो या 100 कुंटल 200 कुंटल आटा दे देंगे। हाँ, तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप्स हमें लेने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम फार्मर को मार्केट से ज्यादा इंटीग्रेट करें, फार्मर्स को सोवरीन बनाएं, उसके पास जो चॉइसेस हैं वो बढ़ाएं। Results in hindrances in free flow of agriculture produce and fragmentation of markets and supply chain। क्या होता है जब फार्मर्स के पास फ्री मूवमेंट का स्कोप नहीं होता है प्रोड्यूस के, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्री मूव नहीं कर पाती है। और कई बार ये भी होता है कि नागपुर में टमाटर फेंके जा रहे हैं
और कानपुर में टमाटर 100 रुपया किलो बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंडी जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, और जो लॉजिस्टिक्स हैं वो भी उतने फास्ट नहीं है। हालांकि अब तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं कि आप 12 घंटे में 13 घंटे में जो है वो दूरियां कवर कर सकते हैं, 1000 मीटर की, 1000 किलोमीटर की। ठीक है, फिर लेस प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स, यू नो इट वेरी वेल। तो इन्होंने कहा क्या? इनने कहा अ सेंट्रल लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड to provide adequate choices to farmer to sell produce at attractive prices। फार्मर्स को एडिक्वेट चॉइसेस प्रोवाइड करने के लिए एक लॉ बनाएंगे, इंटर स्टेट ट्रेड को फ्री करेंगे और ई ट्रेडिंग शुरू करेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। यानी कि आप जो है वो डाल दीजिए अमेज़न वगैरह पे कि भैया हमारे 500 किलो गेहूं है, जेका ले जाना और ले जाओ, और नीचे क्वालिटी सर्टिफिकेशन डाल दीजिए इस ग्रेड का गेहूं है, ऑर्गेनिक गेहूं है। फिर उसके आगे आपका जो है क्वालिटी और उसके आधार पे आपको वो मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो क्या होगा? कंपटीशन प्रमोट। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि तो भैया अगर कंपटीशन के चक्कर में दाम बहुत ज्यादा नीचे गिर गए तो क्या होगा? एमएसपी जिंदाबाद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार है ही बैठी है। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहां तक पूछो, बहुत गंभीर क्लास चल रही है, थोड़ा माहौल नॉर्मल करना पड़ेगा। करेंगे, पार्लियामेंट लगे किया जाएगा। कौन सा स्टार्टअप आइडिया बबलू? क्या बोला अभी हमने कुछ बोला ही नहीं। क्या लिखेंगे? सजेशंस खत्म हो गए क्या? सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑनलाइन सेटिंग, हाँ वो कर सकते हैं। और थोड़ा ये और क्लियर हो जाए तो मैं अपने गांव में भी जो है मसाला किंग, एलोवेरा किंग, गेहूं किंग, चना किंग, मिंट किंग बनने की सोच रहा हूँ है। आप एक चीज समझ लीजिए, आपको मैंने अभी तक जितने सजेशंस पढ़ाए थे आज उसके 70% इंप्लीमेंट हो गए। बाकी जो 30% सजेशंस बचे, अब ऐसा ना कर दें कि अगले 2 दिन वो भी इंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि अगर वो भी इंप्लीमेंट हो गए तो फिर और कुछ मतलब बताना पड़ेगा, नया कुछ पढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसे था कि यही सजेशन चल रहे 2-3 साल से, तो अब इनने उनको सबको इंप्लीमेंट कर मारा। ठीक है, तो देखिए आगे और समय आने दीजिए तो और वो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। बबलू को भी हम बोल ही रहे थे। और अगर आपको याद हो तो हमारा मॉडल क्या था कि जैसे ही आप फसल काटें, फसल काट के कोल्ड स्टोरेज में जाए, कोल्ड स्टोरेज में ही थर्ड पार्टी बैठी हो जो आपका कोल्ड स्टोरेज में आकर के सर्टिफिकेशन कर दे कि भैया इनका ये ग्रेड है, इनकी ये इतना ऑर्गेनिक परसेंटेज है, केमिकल परसेंटेज इतना है और बढ़िया क्वालिटी का है, और वो क्वालिटी सर्टिफिकेट आप बढ़िया बिल्कुल अमेज़न पर डाल दें और उसको दे करके आपका सामान बिक जाए। ई नैम पर डाल दें। ठीक है,
इनैम पर डाल दें और उसके बाद जो है पूरा का पूरा मामला इनका ठीक हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है इनैम वाली, क्योंकि मैंने थोड़ा सा मैंने शायद कट कर दिया है। एक्चुअली थोड़ा वो अच्छा लग रहा है या मतलब बहुत सारे सजेशंस पढ़ाए सब इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा ना हो जाए कि उसके चक्कर में आप लोग मारे जाएं, आपको समझ में ना आए। तो जिसको ना समझ में आ रहा हो ये वाला सजेशन बताए तो मैं और डिटेल करूँ। कोई भी व्यक्ति, एक पर्सन भी अगर ऐसा हो जिसको समझ में ना आ रहा हो, अच्छा ठीक है। क्या नाम है, पनिशर। देखो एपीएमसीज को ये एक ऐसी चीज है ना जिसमें से प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, यानी कि वो है एग्रीकल्चर उसका टॉपिक, लेकिन इनैम वगैरह बनाने से इनकी अपनी जो फार्मर्स का जो वेलफेयर है वो होता है, तो जनता से जो प्रेशर आता है उसके बाद में ये उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ इनैम वाला मॉडल सुन लो भाई, हम समझिए इनैम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अल्लाह आंखें बड़ी कमजोर हो गई। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और एपीएमसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव, हाँ मतलब ठीक है, कमेटी, हाँ कमेटी ठीक है। तो अब अपन प्रपोज क्या कर रहे हैं, अपन अपन प्रपोज ये कर रहे हैं कि वंस यू हैव टेकन योर क्रॉप, एक बार अगर आपने अपनी क्रॉप ले ली और क्रॉप को कटवा करके जो है वो आप पहुंच गए कहां पर, आप पहुंच गए कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज वाले ने आपकी क्रॉप को अंदर रख लिया और उसके बाद आपने क्या बोला, आपने कहा भैया ऐसा करो इसका हमें सर्टिफिकेशन बनवाना है। ठीक है, तो उसने बोला कि भैया ये थर्ड पार्टी का सर्टिफायर है, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक्रेडिटेड है और ये सर्टिफिकेशन देता है, क्वालिटी टेस्टिंग करता है क्रॉप की, इतनी इतनी फीस लेगा, आप इसको बुला लो। आपने क्या किया, उसको बोला भैया आ जाओ, वो आया, उसने आपकी क्रॉप को टेस्ट किया। आपने बोला कि भाई ये मेरी क्रॉप ऑर्गेनिक है, उसने ये टेस्ट करा कि ऑर्गेनिक है, उसने अटेस्ट कर दिया कि हाँ भाई ये क्रॉप ऑर्गेनिक है, इस क्रॉप में न्यूट्रिशन लेवल इतना है, या जो भी अगर आपने कुछ ऐसा हाइब्रिड क्रॉप ली है, ठीक है, जो पेस्ट रेजिस्टेंट है या जो कुछ और न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें अच्छी है, अगर कुछ भी आपने किया है तो वो आपको बताएगा। उसके बाद उसके बाद आप ईनैम पर डाल सकते हैं। ईनैम क्या है, ईनैम वो है जहां से देश की सारी जो एग्रीकल्चर मंडियां हैं वो कनेक्टेड हैं, यानी कि ईनैम में कोई भी व्यक्ति जो है वो बैठे बैठे कहीं से भी आपका ऑप्शन वो मतलब आपकी चीज को खरीद सकता है। उसके अलावा अगर कल को ये बोल देते हैं कि ये ई मार्केट प्लेसेस पे भी, ई कॉमर्स साइट्स पे भी बिकने लगेगा, तो भी वो एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर वो आपने क्या किया, आपने डाला कि भैया हमारा इतना इतना प्रोड्यूस है, क्वालिटी अटेस्टेड है, और सामने वाले ने देखा कि हाँ भाई चलो ये तो क्वालिटी अटेस्टेड है, उसने कहा ठीक है भाई हम ये खरीदते हैं और इसके बदले में हम आपको इतना इतना दाम देंगे। यू कैन नेगोशिएट कि भाई हमारी क्वालिटी अच्छी है तो हमें बाकियों से अच्छा दाम मिले, सब मिले, और उसकी वजह से आपको आपकी क्रॉप सेफ हो गई, क्रॉप स्टोर्ड थी, उसके बाद क्रॉप क्वालिटी अटेस्टेड थी, क्रॉप आपने डिलीवर करी, डिलीवर करने के बाद में आपको ठीक प्राइसेस मिले। क्यों, क्योंकि अब आपको डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ रही है, अब आपको डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़ रही है। क्यों, आपने स्टोर तो कर दिया, स्टोर करने के बाद आपने सोचा कि मैं तो बेचूंगा तब जब मुझे लगेगा कि मार्केट में प्राइसेस जो है वो सही में हैं। कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए कभी कभी आप सुनते हैं कि आलू के दाम बिल्कुल एकदम खत्म हो गए, है ना, प्याज के दाम बिल्कुल एकदम जीरो, लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं। तो आपने जब देखा कि अभी प्राइसेस बहुत कम है तो आपने क्या किया, उनको स्टोर कर दिया कहीं पर, और उसके बाद जब आपने देखा कि भैया हाँ अब तो रिकवर हो गए प्राइसेस, तब आपने उसको निकाला और इनएम पर बेच दिया। ठीक है,
ये जो प्राइसेस की जानकारी है कि पूरे कंट्री में कहां पर क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं, ये आपको इनैम पोर्टल देगा। और इसी के लिए मैंने आपसे बोला था कि आपके यहाँ पर जो है एक स्क्रीन होनी चाहिए, मतलब जो भी आप जहां पर भी आपका जो भी मतलब जिस भी मार्केट में आप बेचने जा रहे हैं, या जो भी अपना स्टोरेज है, ठीक है, जो भी स्टोरेज वगैरह है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, वहां पर एक स्क्रीन होनी चाहिए जो स्क्रीन आपको लाइव प्राइसेस दिखाए क्रॉप्स के अलग अलग लोकेशंस पर, जिससे कि आप कॉल ले सकें कि हमें बेचना है या नहीं बेचना है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक डेटा ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन पूरी मामला चल रहा है हमारा, ठीक है। बिहार में लालू के राज में आलू के दाम नहीं बढ़ते थे। सर एक सवाल बोलो बेटा, सवाल। सर मैं कह रहा था, जैसे आपने बोला कि जब प्राइस लो होगा तो वो स्टोर कर लेंगे और जब प्राइस बढ़ेगा तो वो मार्केट में सेल कर देंगे। तो इसमें कोई कैप नहीं होगा कि मतलब वो होर्डिंग ना कर रहे हो कि प्राइस बढ़ भी रहा हो तो भी वो ना कर रहे हो, वो रेगुलेट कौन करेगा, किस तरीके से करेगा? वो चीज एक सवाल आ रही थी मन में। भाई देखिए ऐसा है कि ये तो एक तरीके के स्टॉक मार्केट की तरह है कि आप जो है आज अगर होल्ड करेंगे, ठीक है, आपको कैसे पता कि आगे प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? तो जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि लोग मतलब अनसर्टेनिटी का एक फैक्टर रहता है और लोग बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो इससे इंश्योर होगा, मतलब यू डोंट वांट टू पुट कैप्स, और कोई बंदा ऐसा नहीं होगा, कोई नॉर्मल फार्मर ऐसा नहीं होगा जो बहुत स्टॉक करना चाहे। कशिश तुमने क्या पूछा था? ये है, ये है या सर मैं ये पूछ रहा था सजेस्ट? कि ये सजेशन है या मतलब ऐसा हो रहा है ऑलरेडी? नहीं, इन्होंने कही दिया ना ऐसा करेंगे, हाँ। इनने अब कही दिया, अब हमारा कोई सजेशन बचे नहीं रहे भैया। मतलब वो कसम, मम्मी कसम खा के आए थे कि मतलब नहीं हम बदला लेंगे, क्या कर, ठीक है। पर सर अभी बोर्ड वगैरह तो बने नहीं है ना कि बोर्ड पे जिस पे वो दिखाए क्या रेट्स चल रहे हैं क्या नहीं। अरे तो अब मतलब ये थानोज है क्या कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते ऐसे कर देंगे? हाँ तो सजेशन है ना, वो वही तो पूछ रहा है, वो सजेशन है कि नहीं। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जब ये लिख दिया ना, ये लिख तो दिया इन्होंने कि हम जो है वो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका मतलब वो जो जितने ये इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या आता है, वही तो आता है कि मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो। तो कहने का मतलब है कि वो इम्प्लीमेंट कर दिया आज इन्होंने, मतलब वो कर दिया, सर उसमें डिटेल्स जो है वो मिनिस्ट्री आगे देगी। हाँ वही तो, लेकिन फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आएंगी वो तो अभी क्लियर नहीं हुआ ना एज सच, कि मतलब वो ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होगी। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोरेज, स्टोरेज का इंफ्रा, मार्केट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्राम का ऑलरेडी फंड चल रहा है, आपने बजट में पढ़ा था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और जब आप देखेंगे कि डिटेल्ड गाइडलाइंस आएंगी तो उसको और आगे बढ़ाएंगे, मतलब ठीक है। अभी जब तक डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं आती तब तक हम नहीं कह सकते ना कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो डेली डेली बेसिस पे आपने सजेस्ट किया था वो वाला इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। अरे यार ये क्या लिखा है, ये क्या लिख रखा है? तो ठीक। अरे सर आप जो सोच रहे हो वही थोड़ी ना ई ट्रेडिंग होगा, कुछ और भी तो हो सकता है तरीका उसका। नहीं ई चलिए, नैम वाला ही है, ई नैम वाला बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अपन सोचे वैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो। मैंने बोला ना कि दोनों चीजें, ई नैम भी है और उसके अलावा जो ई कॉमर्स प्लेसेस हैं, दोनों की व्यवस्था है। ई नैम में तो आज ट्रेडिंग चल रही है ना, 450 मंडियां ई नैम में आज जुड़ी हुई हैं ना, और ई नैम पे आज जो ट्रेडिंग का तरीका है वो
अगर हम क्वालिटी वाले उसको बाहर निकाल दें, जिसमें से फार्मर जो है वो वॉलंटरी क्वालिटी अटेस्ट कराते हैं, उसके अलावा बाकी व्यवस्था तो वही चल रही है। और जब हम ये कह रहे हैं कि हम स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करेंगे, तो उसमें से ये बात अपने आप आ जाती है। ठीक है, रंजीत बोलो। सर ये ई-नैम का फायदा ही क्या है जब लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है? मतलब मेरा गांव गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट मतलब काफी डेवलप्ड है, यहाँ के किसानों को ही नहीं पता, तो जो दूर दराज से गांव है तो वहाँ के लोगों को कैसे पता चलेगा? देखो, ई-नैम में एक दिक्कत जो है वो ये है कि अभी लिमिटेड मंडियां इसमें जुड़ी हैं। ठीक है, एक बार ई-नैम का अगर यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा तो लोगों के लिए ये करना आसान हो जाएगा। अब इसमें एक सजेशन जो हमारा था और जो इन्होंने ये बोला भी है, जो ये लाइन लिखी है ना इन्होंने, कहाँ गया, एक लाइन थी, कहाँ चली गई यार। ये जो लाइन है, ठीक है, तो जब हम ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोकल विसिनिटी में, एक कहीं टाइम ये था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विसिनिटी ऑफ फार्म गेट, कि जो फार्म्स हैं उनकी विसिनिटी में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आइडिया तो यही है कि ये ग्राम्स को प्रमोट करेंगे, यानी कि विलेज लेवल पर इंफ्रा देने की बात करेंगे। और आप लोग जो है वो कई बार बहुत सारी चीजों को बिना सोचे समझे बोलते हैं। जो हमारा बजट है उसमें उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हम विलेज लेवल पे मार्केट्स को प्रमोट करेंगे। ऑलरेडी बजट का ये सजेशन है ना, अभी जो आया 2 महीने पहले, कोरोना का पहला जैसे आने के 10 ही दिन पहले तो बजट आया था, उसने ये बोला था कि हम जो है विलेज लेवल पर मार्केट्स को प्रमोट करेंगे। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम फार्म गेट की लोकल विसिनिटी में जो है पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड चेन डेवलप करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, नीति आयोग का वो सजेशन जहां पर नीति आयोग के जो रूरल लेवल के जो स्टोरेज कैपेसिटीज हैं उनको यूज करना। लिपिका याद है या नहीं याद है? नीति आयोग की रिपोर्ट में उन्होंने कहा याद है हाँ, कि जो रूरल लेवल के सिलोज हैं, रूरल लेवल के जो स्टोरेजेस हैं, उनको रैंप अप करना, उनको यूज करना। तो जब ऑलरेडी ये बात हो, उन्होंने बजट में बोली और उसके लिए अब 1 लाख करोड़ का उन्होंने प्रोविजन कर दिया, तो इसका मतलब बात तो वही सोच रहे हैं वो। ठीक है, तो तुम्हारी बात का जवाब मिस्टर रंजीत इज दिस, कि जब ये व्यवस्था हो जाएगी, रूरल स्टोरेजेस की और रूरल स्टोरेजेस कम ट्रेडिंग सेंटर्स की, स्टोरेजेस के साथ साथ स्टोरेजेस ट्रेडिंग सेंटर्स भी बनेंगे, तब ये मामला खत्म। समझ रहे हो बेटा? हाँ ना बोलो पहले। ठीक, देखो, बिल्कुल देखो, जल्दी जल्दी देखो। ठीक है, सब देखने को मिलेगा जिंदगी में, परेशान कतई नहीं होना। ठीक है, तुम भी यही, हम भी यही। खैर, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, चलिए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी अश्योरेंस, और तुम्हारे यहाँ तो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड मामला है हरियाणा में। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, पर्ची सर्ची ऑनलाइन दे रहे हैं, तो तुम लोग तो ऑलरेडी
विकसित राज्य की कैटेगरी में आते हो, काहे परेशान। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। Farmers lack an enforceable standard mechanism for predictable prices of crops at the time of sowing। कह रहे हैं कि जब वो क्रॉप ले रहे होते हैं उस टाइम पर जो है वो उन्हें प्राइसेस की प्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन, क्या लिख रहा बबलू? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट in provision of inputs and know-how in the agriculture sector। देखिए एक्चुअली है क्या कि चूंकि ना तो प्राइस एश्योर्ड है और ना ही क्वालिटी के एश्योरेंसेस मिल रहे हैं, तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना रिलेटिवली रिस्की है, राइट। फिर फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क, इसमें सबसे सुंदर सा शब्द कौन सा है? सबसे सुंदर शब्द कौन सा है इसमें? दिल को छू लेने वाला भी है। फैसिलिटेटिव की बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, जो लोग लीगल बोल रहे हैं वो जो है बुद्धि से पैदल है। फैसिलिटेटिव, हमेशा हम क्या बोलते रहे कि सरकार ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम हमेशा क्या बोलते रहे? ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? ब्यूरोक्रेसी का काम है फैसिलिटेट करना, बस घुसना नहीं है, बाबूगिरी नहीं दिखानी है, राजाशाही गिरी नहीं दिखानी है, आपका काम है फैसिलिटेट करना। तो facilitative legal framework will be created to enable farmers for engaging with processors, agriculture processors, aggregators, जो बड़े एग्रीगेटर्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, लार्ज रिटेलर्स, जो हमने कहा कि बगल वाला जो आपका मान लीजिए जो रिटेल की शॉप चला रहे हैं, जो अरे कौन सा होता है वो इजी डे स्पेंसर्स टाइप के जो होते हैं ना, और एक्सपोर्टर्स एटसेट्रा, इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। दिस इज द बिगेस्ट रिफॉर्म, दिस इज द बिगेस्ट रिफॉर्म एग्रीकल्चर हैज सीन टिल नाउ। 1991 में एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना रह गया था, अब हमने उसको भी प्रॉफिटेबल बनाने के तौर पर कदम उठा दिए हैं। हमने क्या बोला है कि हमारा जो फार्मर है वो एक्सपोर्टर से, रिटेलर से सीधे सीधे जो है वो एक ट्रेड कर सके, उसके लिए, और ट्रेड भी कैसा? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, यानी कि किसान को आप एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उसके लिए जो है लीगल फ्रेमवर्क बनाना। और मैं इतनी मुझे भी जानकारी है जो कि किसी एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस में लोगों को न्यूज मतलब जो शो है उसके लिए आइटम नहीं मिल रहा है आज वाली पीसी पे, है ना, वो जो घुमावदार लच्छेदार बिहारी तड़का मिला के बिल्कुल जो टॉन्ट मारते थे, तो अभी तक उसके लिए नहीं मिल रहा है मामला, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन फॉर फार्मर्स assured returns and नाम नहीं लेता, and quality standardization shall form integral part of the framework। गजब गजब गजब, 3 बार गए। क्यों? नंबर 1, रिस्क मिटिगेशन हो, फार्मर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, ऑलरेडी फसल बीमा योजना आ रही है, उसके अलावा फार्मर्स जिन एंड से रिस्क हो सकती है उसको कम करना, रिटर्न्स को जो है अश्योर्ड करना, और क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन। इंडियन एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सबड्यूड क्वालिटी, क्वालिटी का
कम होना, क्वालिटी का खराब होना। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण चीज होगा। ठीक है, कुछ लोगों के अधरों पर मुस्कान खिली होगी इसको देख करके, और कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो समझते हैं क्या है ये व्यवस्था। सर इसके जो सेकंड पॉइंट था प्राइवेट सेक्टर वाला, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या ये जो इसमें सेकंड पॉइंट जो था प्राइवेट सेक्टर वाला, ये वाला ये क्या है मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ना तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म था, ना तो उन्हें क्वालिटी एश्योरेंस था, और ना ही प्राइस वोलेटिलिटी बहुत थी, ना तो उनको फिक्स प्राइस का इंश्योरेंस था, जिस एश्योरेंस था, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, कोल्ड स्टोरेज वगैरह और भी चीजें नहीं बना रहा था, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ही था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं था। और बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे चलेगा? ठीक है, किसके बिना? ठीक है। हैं? अभी लास्ट लाइन क्या बोली आपने? मैंने कहा बिना इन्वेस्टमेंट के बिना कैसे चलेगा एग्रीकल्चर? अच्छा, अश्योर, अरे भैया मतलब मान लीजिए आप हैं और आप जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ना तो आपको ये है कि प्राइसेस इस साल कितने ज्यादा हो जाएंगे कितने कम हो जाएंगे, ना तो प्राइस की कोई गारंटी है, और ना ही जो है वो कोई क्वालिटी की गारंटी है। ठीक है, तो हम प्रपोज क्या कर रहे हैं? तेरे हिसाब से आगे होगा ना ये? नहीं, हम प्रपोज क्या कर रहे हैं? हम प्रपोज ये कर रहे हैं साहब, एक प्राइवेट फर्म, एक रिटेलर मेरे गांव के 150 फार्मर से बोले कि तुम हमें अगले साल 2000 कुंटल चावल देना या 2000 कुंटल दाल देना, इतने इतने रेट पर, प्री डिसाइडेड रेट हो गए। ठीक है, और फार्मर के लिए एक प्रॉस्पेरिटी का मीडियम हो गया। ठीक है, और उसको प्राइसेस मिल गए, उसने क्रॉप करी और क्रॉप उसने बेच दी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो एक तरीके से जो फार्मर्स को अरे ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ठीक है, फार्मर्स को इंडस्ट्री से लिंक करना, फार्मर्स को इंडस्ट्री से लिंक करना। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या कारण है, अगर किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से वो दिक्कतें हो रही हैं तो उसके लिए रिस्क मिटिगेशन का प्रॉपर जो लॉ आएगा, जो लीगल फ्रेमवर्क आएगा, उसमें रिस्क मिटिगेशन का मतलब एक वो होगा। ठीक है, ECA। देखिए जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो क्या था, वो 1950s में आया था, हमारी फूड सिक्योरिटी जब नहीं थी उस टाइम पर। और वो था ये कि जैसे मान लीजिए किसी साल हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम या ज्यादा हो रहा है, और उस साल जो है लोगों ने बहुत ज्यादा स्टॉक करना चालू कर दिया, बहुत ज्यादा होल्ड करना चालू कर दिया, इस उम्मीद में कि जब प्राइसेस दोबारा बढ़ेंगे तब हम इसको बेचेंगे।
और उसकी वजह से कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारी जो लोग हैं वो बेसिक चीजों को खरीद नहीं पा रहे हैं, फूड इनसिक्योर होते जा रहे हैं। इस कंडीशन से निपटने के लिए, स्टॉकिंग से निपटने के लिए हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाए थे। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि कभी आपको लगा कि प्राइसेस थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि भैया इस चीज को कोई स्टॉक नहीं करेगा। अब स्टॉक करने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बंदा है, उसने जो है पैसा लगा करके अपनी प्रोड्यूस उगाई है और वो ये चाहता है कि भैया इसको अभी हम जो है रखे रहें कोल्ड स्टोरेज में, और जब ठीक प्राइसेस आ जाएं तब हम इसको बेचेंगे, तो क्या उसको भी आप जबरदस्ती बाहर बिकवा निकलवा देंगे? कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला है, उसने अपनी स्टॉकिंग कर रखी है, तो क्या आप उसको बाहर निकलवा देंगे? है एक मिनट। सर ये कैप में ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सही में स्टॉक कर रहा है नहीं। वही कह रहा हूं ना कि आर्बिट्री कैप जो होती थी वो आर्बिट्री होती थी। उसके बाद में इनकी ये कैप डालने से जो है वो कमोडिटी के प्राइसेस कम होने लगे, ऐसा भी नहीं होता था। होता क्या था, करप्शन बढ़ता था। कैसे? जो अच्छा, ईसीए को इम्प्लीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते थे वो जाते थे वहां पर और उनको हैरेस करते थे। तो इसलिए जो है हमने क्या बोला कि अब जहां पर हम ये कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि हम मार्केट में फार्मर्स को सोवरीन बनाएंगे, फार्मर्स के चीजों को बेचने के लिए जो ऑप्शंस हैं उनको बढ़ाएंगे, तो ऐसी कंडीशंस में हमने कहा कि हम ईसीए को कमजोर करते हैं। कमजोर करते हैं यानी कि ईसीए को आसान बनाते हैं, जिससे कि लोग, फार्मर्स जब चाहें तब वो बेच सकें। ठीक है? कब कब ईसीए इंप्लीमेंट होगा? अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो 100% से ऊपर बढ़ने लगे, दुगने हो गए, और जो नॉन पेरिशेबल क्रॉप्स हैं उसमें अगर 50% से ज्यादा हो गया, तो ईसीए में लिमिट्स जो है तब लगाई जा सकती हैं, या फिर नेचुरल कैलेमिटी के केसेस में लगाई जा सकती हैं। यानी कि एक्सट्रीम सिचुएशंस को छोड़ करके बाकियों को डीरेगुलेट कर दिया गया है। सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ओनियंस, पोटैटो, इनको डीरेगुलेट कर दिया गया है। ध्यान रखना, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सिर्फ एग्रीकल्चर कमोडिटीज को ही कवर नहीं करता है, सैनिटाइजर और मास्क भी इसका हिस्सा है, एसेंशियल दवाइयां भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन हमने इन एग्रीकल्चर वाली चीजों को ईसीए के मैंडेट से बाहर निकाल दिया है। ठीक है? और गवर्नमेंट ईसीए को अमेंड करने के लिए बिल लाएगी। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होगा वो होगा एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे। दे कैन मेंटेन स्टॉक, जो कि होल्डिंग में भी, जिसको स्टॉक को आप जो है वो होल्डिंग में काउंट कर लिया करते थे। पेट्रोल भी है ना इसमें, हाँ ठीक है। तो दिस इज
फर्दर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इन्फ्लेशन नहीं आएगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई से मैं चीजें मैनेज होंगी, और जब उन्होंने बोला एक्सट्रीम कंडीशंस, जब उन्हें लगेगा प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं तब वो लगा सकते हैं। अब आते हैं अगली चीज पर। हमारा शहर कानपुर शहर, मोदी जी का शहर बनारस, दोनों में एक चीज कॉमन है, हम लोगों के शहर के किनारे गंगा है। बड़े दिन से आप लोगों से हम क्लास में कहते रहे कि दुनिया के जो भी ऐसे सिटीज हैं, लंदन से लेकर के और जो भी आपके डेन्यूब रिवर की सिटीज हैं, या और भी जो शंघाई हो गया, जो भी हो गया, क्योटो हो गया, जो भी इस तरह के रिवर के किनारे के सिटीज हैं, वो उनको बहुत अच्छे से जो है उस रिवर की थीम बना को मेन थीम बना करके डेवलप करा जा सकता है। अब इन्होंने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है? इन्होंने बोला है कि गंगा का जो बैंक है उसके अलोंग 800 हेक्टेयर एरिया में उसको एक्वायर करेगा कौन? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। और वहां एक्वायर एज इन कि वहां 800 हेक्टेयर, मतलब अगर ये गंगा है तो दोनों तरफ जो है वो 800 हेक्टेयर का जो है एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। और वहां पर क्या बोल रहे हैं कि उसमें ये मेडिसिनल प्लांट्स लगाएंगे, मेडिसिनल प्लांट्स लगाएंगे। मेडिसिनल प्लांट लगाने का सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज क्या है? मेडिसिनल प्लांट लगाने की सबसे बड़ी आईटी हब बन रहा है, लेदर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बोट क्लब शुरू हो चुका है, और इन सब के अलावा अब ये भी बोल रहे हैं कि वहां पर गंगा के दोनों तरफ मेडिसिनल प्लांट्स का वो लगाया जाएगा। मेडिसिनल प्लांट्स लगाने से नंबर 1 चीज क्या होगी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन को तीव्रता मिलेगी, जिसमें से अफोर्डेबल दवाइयों के लिए जो है वो अवेलेबल रहेंगे। आयुष मंत्रालय के अलग जो आयुष की औषधियां हैं उनमें काम आएगा। और नंबर 3 ये कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास अपना रॉ मटेरियल होगा, जिससे कि हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे जो हम आज इंपोर्ट करते हैं। यानी कि 2 चीजें, पहला तो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए एक मतलब बैकवर्ड चेन हो गई, और दूसरा एडिशनल जॉब्स क्रिएट करेगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। और क्या बोला है? सबसे तगड़ी लाइन है ये, नेटवर्क ऑफ रीजनल मंडीज फॉर मेडिसिनल प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं कि रीजनल मंडीज का एक नेटवर्क बनाएंगे मेडिसिनल प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए। और ये सब कौन करेगा? नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ये करेगा। और अगले 2 साल में जो है वो कह रहे हैं 10 कितना लाख हेक्टेयर, 10 लाख हेक्टेयर एरिया इसके अंदर में 4000 करोड़ के से कवर किया जाएगा। ग्रीनरी बढ़ेगी, एपीआई बढ़ेंगी, एकदम सही चीज है, ठीक है। और उसके अलावा जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, मार्केट्स फ्लरिश होगी मेडिसिनल प्लांट की, और इंडिया जो है वो दुनिया का मेडिसिन हब भी बन सकता है, ठीक है। आयुष, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, औषधि के अंदर से भी, ठीक है। कितने लोगों को इसमें कोई डाउट है? पूछें। सर डाउट है? नहीं है, बहुत बड़ा, 1 नंबर। अब आते हैं यहां, हाँ भाई बोलो दीपिका, एनएमपीवी के बारे में आप पढ़ लीजिए। हाँ दीपिका बोलो। ये स्पेशल एम्फेसिस बोलो ठीक है, गंगा चलो पे रुक क्यों जाओ। डाला गया है?
क्या क्या क्या? ये स्पेशल एम्फेसिस गंगा पे क्यों डाला गया है? काहे कि नमामि गंगे मिशन चल रहा है। अरे तो गंगा मतलब को clean करना है। पहले यहाँ सफल हो जाए फिर बाकी रिवर्स में लगा देंगे। अच्छा, ठीक है। और मेडिसिनल प्लांट्स और गंगा को इसलिए डाला गया है कि गंगा हैज अ कल्चरल वैल्यू, कि भैया गंगा में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। तो शुरुआत वहां से करी गई है, मेंटल मिमिक मॉडल्स। ठीक है, यमुना के आसपास लगाओ, मेंटल मिमिक मॉडल्स। ठीक है, जिसके आधार पर इन्होंने ये किया है और ये सफल हो गया तो फिर आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, बेसिकली इट इज टू। रंजीत क्या पूछ रहे हो? ऊपर सर, फार्मर्स को इनकरेज क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए अलग मिशन चल रहा है, और इसमें भी मान लीजिए जिन लोगों की वहां पर फार्मलैंड्स हैं तो इनको इनकरेज करेंगे ही ना। ठीक है, आगे यमुना के साइड। ठीक है, सही बात। कल करा तो प्रधानमंत्री जो कैंपा वाला स्कीम थी उसमें करा ना, और क्योंकि गंगा वाली बेल्ट में ट्राइबल कहाँ से ढूंढेंगे मतलब। ठीक है, नहीं नहीं, एक्वायर नहीं कर रहे हैं, एक्वायर नहीं कर रहे। ठीक है, एक्वायर शब्द गलत निकला मेरे मुंह से, एक्वायर नहीं कर रहे। ठीक है, आगे फिर इन्होंने कहा अगली चीज, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको श्रीलंका वाली कहानी नहीं सुनाई है, अब ये मत कह देना सुनाई है, कि श्रीलंका में जो है वो हमारे जो फिशरमैन थे वो बहुत ही अनसस्टेनेबल तरीके से बहुत भारी भारी लोहे के रिंग्स का में जो है वो नेट फंसा करके जो है, तुम लोग को सुनाइए बाकियों को नहीं सुनाइए, फंसा करके फिशिंग करते थे, जिससे कि जो रिवर बेड था पूरा का पूरा, जो रिवर बेड था पूरा का पूरा, वो रिवर बेड ही उन्होंने उठाया। तुम लोग को भी सुनाइए। वो रिवर बेड ही पूरा का पूरा उखाड़ दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप जो है वो जो श्रीलंका के जब वहां पर जो है वो काफी टाइम तक फिशिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि रिवर बेड में जो वेजिटेशन था, जिस वेजिटेशन पर फिशेस जिंदा रहती थी, आपने वो खत्म कर दिया। तो सस्टेनेबल फिशिंग के लिए हमारे मछुआरे जो है वो श्रीलंका भटक के चले जाते हैं, कई बार वहां की आर्मी उन्हें गोली मार देती है, कई बार वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, सालों सालों तक वहां पड़े रहते हैं, यानी कि उनकी बोट्स बहुत मॉडर्न नहीं है, नेविगेशन की प्रॉब्लम है। हमारी फिशेस जो है उनकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, हैंडलिंग अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन बोर्ड रेफ्रिजरेशन की सुविधा नहीं है कि वहीं पर बोट पर ही रेफ्रिजरेशन हो जिससे कि वो क्वालिटी को बना करके रख सकें। इन सब दिक्कतों के चलते हमने लॉन्च किया क्या? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसमें हमने कहा कि हम इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव, अरे पाक कैसे पहुंच जाएंगे सर, क्रीक नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट विल लॉन्च दी प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सबसे छोटे फार्मर से, सबसे छोटे फिशरमैन से लेकर के जो मैकेनाइज्ड बोट चला रहा है उस तक पहुंचना, और पूरी चेन को, यानी कि फिश निकल रही है वहां से लेकर के और पैक होकर के एक्सपोर्ट हो रही है वहां तक, सारी वैल्यू चेन को मॉडर्नाइज करना और सस्टेनेबल तरीके से फिशिंग हो सके उसको इंश्योर करना। क्या बोला? 11,000 करोड़ रुपए एक्टिविटीज में और 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन, मार्केट्स को डेवलप करने। ठीक है, यानी कि इनकी ट्रेसेबिलिटी बढ़ाना, लेबोरेटरी नेटवर्क बढ़ाना, ओवरऑल जो है
वो फिशिंग में आपके उसको बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना इनका जो है वो मैंडेट है। और इन्होंने बोला क्या है, ये 55 लाख लोगों को जॉब देगा और 55 लाख लोगों के साथ साथ में 1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को ये आपके करेगा, क्योंकि इंडिया में फिशेस की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं, फोकस कहाँ होगा, आइलैंड्स पर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस बहुत कम हैं, हिमालयन स्टेट्स, वहां पर जो एक्वा कल्चर हो सकता है, इनलैंड फिशरीज हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। यानी कि जो भी ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज हैं, उनको मैनेज करने की बात आप, उनको साधने की बात आप इसके द्वारा कर रहे हैं। बबलू, हाँ शायद एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रही है। कोल्ड चेन में क्विक डिलीवरी आएगा, कोल्ड चेन में क्विक डिलीवरी आएगा, कोल्ड चेन मतलब जो भी उसका रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था है वो। फिशिंग से जो एनवायरमेंटल, भैया सस्टेनेबल जो फिशिंग बोल रहे हैं उसमें जो है इनका, अच्छा जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री है उसका ये एम्फेसिस है कि जो प्लास्टिक नेट्स होते हैं और इन चीजों का जो है वो यूज कम किया जाए, बायोडिग्रेडेबल नेट्स पर इंडस्ट्री का इम्पेटस है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम कर ही रहे हैं। नीति आयोग ने जो, हाँ भाई, नीति आयोग ने जो लाइफ अंडर वाटर वाला जीजी दिया है उसमें उन्होंने बोला भी है कि मिनिस्ट्रीज ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है बायोडिग्रेडेबल नेट्स। मुंबई में उन्होंने एक पोस्ट पे बहुत सारे मछुआरों को वो बांटे भी थे, ठीक है, और उसका यूज चल रहा है, तो धीरे धीरे इट इज डेवलपिंग, ठीक है। ये बहुत आसान सा है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो एनिमल्स हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी बढ़ाना। ट्रेसेबिलिटी कैसे, आपने देखा होगा कान में RFID टैग लगता है। यहाँ गुड़गांव में बहुत सारी गायें घूमती हैं जिनके कान में RFID टैग रहता है काले काले कलर का, ठीक है, कहीं काला कहीं पीला होता है। तो गायों को और इस तरह के जो बोवाइंस हैं उनको टैग करना, उनकी ट्रेसेबिलिटी बढ़ाना और उसके साथ साथ में उनको डिजीज फ्री बनाना, ये एक मैंडेट है। क्यों, अगर डिजीज फ्री बनेंगे तो क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर ओवरऑल जो है मिल्क का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, आप डेयरी, चीज और इन सब चीजों की तरफ भी जा सकते हैं। और अभी मैं आगे आऊंगा कि कैसे इन्होंने बोला है कि उसके लिए क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे, क्वालिटी के लिए ऊपर भी उन्होंने बात करी है। लेकिन इसमें मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, क्या, देखिए जो प्राइसेस हैं मिल्क के शहरों में, और उसमें भी जहां पर ये कॉपरेटिव्स ना इंडिविजुअल जो बेच रहे हैं, तो उनके प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, है ना, 60 रुपए, 65 रुपए, 55 रुपए, इस तरह से चल रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा एक रीजन जो है वो स्लॉटर है, ठीक है, जिसमें से काउ स्लॉटर किया जाता था, और जो मैंडेटेड लिमिट है उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा किया जाता था। मुंबई में तो पता नहीं कितना किया जाता था। तो उसकी वजह से होता क्या है कि लगातार जो है वो बोवाइंस कम होते जाते हैं। और इसमें से एक चीज ये भी है कि कैटल फीड का, कैटल फीड की दिक्कत होना, ठीक है। तो इस बार इन्होंने इसमें लिखा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने बोला है वो ये कि कैटल फीड की भी एक बड़े स्केल पर व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे कि, और ग्राम पंचायत उसके लिए नोडल इंस्टीट्यूशंस होंगे, जिससे कि जो एक कॉस्ट ऑफ, मतलब एक रेयरिंग है लाइव स्टॉक की, वो कम हो, जिसकी वजह से आपका जो मिल्क या इस तरह के जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने चालू हो।
तो क्या बोला है इन्होंने कि 1.5 करोड़ काउज एंड बुफेलोज को टैग और वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसके अलावा 100% वैक्सीनेशन कैटल, बफेलो, शीप, गोट और पिग्स का किया जाएगा फॉर फूट एंड माउथ डिजीजेस एंड ब्रुसेलोसिस। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी चीज है जिसको देख करके ये लगा कि इतनी ज्यादा डिटेल्स पर फोकस। ठीक है, हाँ ये दिखाएंगे तो क्या होगा। तो इसको देख करके लगता है कि इतना ज्यादा डिटेलिंग है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा है कि जो बीज हैं, ठीक है, उनको हमें बढ़ाना है, उनका जो ज्यादा बी कीपिंग को प्रमोट करना है, जिससे कि यील्ड और क्रॉप की क्वालिटी बढ़े। क्यों? क्योंकि बीज जो होती हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं। पॉलिनेशन समझते हैं ना, कि वो एक उससे उठा करके दूसरे उधर पर उनका वो लेके जाना। ठीक है, तो चूंकि ये बहुत बड़े पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, तो इसलिए क्या बोला गया कि बी कीपिंग करेंगे। मतलब आप समझिए कितने बड़े से और कितने माइक्रो लेवल की चीजों पर आप फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और उसका इन्होंने कहा कि हनी और जो वैक्स वगैरह है, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और इसके लिए उसके लिए मार्केट डेवलप करना, वैल्यू एडिशन करना, ठीक है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस है। क्या है बेस्ट प्रैक्टिस? सर जैसे जिया जी ना नाबार्ड में है, तो वो एक बार बता रहे थे कि ऐसे उन्होंने एक फार्म विजिट किया था। वहां पे क्या हो रहा था, वो लोग एकदम टारगेटेड ये हनी प्रोडक्शन कर रहे थे। तो कुछ स्पेसिफिक हनी बीज को वैसी जगह पे रखा गया था जहाँ पे तुलसी के पौधे हैं, या तो वैसी जगह पे रखा गया था। तो वो फ्लेवर्ड हनी वो प्रोड्यूस करते हैं। तो तुलसी से बनी हुई हनी अलग होती है, मतलब डिफरेंट फ्लेवर की होती है। अच्छा, वो हाँ तो ये वैसे भी हाँ ये भी कर सकते हैं। वैसे तुलसी के फ्लेवर की हनी होगी तो खाने में ज्यादा मजा आएगा। खैर, महक मतलब जो होती है तुलसी की। फ्रॉम टॉप टू टोटल ₹500 crore. This is a scheme to ensure price stability in products जिनकी shelf life कम है। प्राइस स्टेबिलिटी इन प्रोडक्ट्स जिनकी शेल्फ लाइफ कम है। ठीक है, सप्लाई चेन्स हैव बीन डिसरप्टेड एंड फार्मर्स आर नॉट बीइंग एबल टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट्स। डिस्ट्रेस सेल एंड रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द फार्म लेवल नीड्स टू बी प्रिवेंटेड। क्या बोल रहे हैं कि जो क्रॉप्स आपकी फार्म लेवल पर ही सड़ जाती हैं या उनकी डिस्ट्रेस सेल हो जाती है, लोग उन्हें सड़कों पर फेंक देते हैं, वो खत्म होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। ये पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, चेक कर लीजिए। ठीक है, ये वापस यहां से कैसे आ गया? Operation Green will be extended from tomatoes, onions and potatoes top to all fruits and vegetables. Top to total, समझ रहे हैं? ये मोदी जी वाला लिंगो है। ठीक है, top total क्या है? Scheme features will be as follows: 50% subsidy on transportation from surplus to deficient markets. अगर कोई ऐसी मार्केट है जो सरप्लस है, तो वहां से डेफिशिएंट मार्केट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए 50% सब्सिडी और 50% सब्सिडी स्टोरेज वगैरह पर। जिससे क्या होगा कि जो आप ये प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस देखते हैं ना, प्याज के और फलाने के और ढिगाने के, और आदमी जान देने लगता है, बिल्कुल है, खून से बिल्कुल इबारत लिख देता है, और दारू लेने के लिए खड़ा हो जाता है 3 गुने दाम पे, 4 गुने दाम पे ब्लैक में। ठीक है ना, तो वो नहीं होंगे, वो दिक्कतें भी नहीं होंगी, और प्राइसेस को आप मॉडरेट लेवल पर रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 6 महीने के लिए पायलट होगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
यानी कि बेटर इंटरकनेक्शन और बेटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन डेफिशिएंट एंड सरप्लस मार्केट्स। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारे अच्छा, मैं मतलब इतनी गंभीर बात बोल रहे थे, ऑपरेशन ग्रीन, हाँ ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। अब एक बात समझिए, हमारे यहाँ पर लगता है तुम भी खड़े हुए थे लाइन में, हमारे यहाँ पर जो ऑपरेशन फ्लड के बाद में मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा, उसके बाद में जो है वो चीज और इन सब चीजों का जो डेयरी प्रोडक्ट्स की हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत स्कोप है। हम चाहते भी हैं कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है वो बिकें, लेकिन कई बार जो है हमें बहुत सारे क्वालिटी चेक्स का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो हम पर बहुत सारे क्वालिटी चेक्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्ट वहां पर नहीं बेच पाते, लेकिन उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर बिक रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि डेयरी इंडस्ट्री इंडिया में अभी अंडर डेवलप्ड है। जो लोग मतलब यूरोपियन कंट्री से थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें पता होगा कि इटली से लेकर के बेल्जियम से लेकर के फ्रांस तक अलग अलग चीज हैं सबके। रशिया का अलग है, इवन यूक्रेन में 2 तरीके के चीज होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग लेवल के चीज हैं, उनकी अलग अलग मार्केट है, और लोग वहां पर मतलब चीज को एक बेवरेज के तौर पर, मतलब कि चखने के तौर पर, अगर भारतीय भाषा में और बबलू की भाषा में बोले तो इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिए। वाह, देखो हम पढ़ा रहे हैं, उधर अपना कहानी चल रही, पार्टी दे दो, आ जाओ यार, मतलब बिल्कुल है, हम तो कभी मना ही नहीं करते। हम पागल हैं यहाँ, एनिमल हस्बेंड्री और देश का भला कर रहे हैं, इन लोग को अपनी फुर्सत नहीं है। आगे तो हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है वो अंडर डेवलप्ड है, और उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत आवश्यकता है, और वो आवश्यकता हम पूरी कर सकते हैं अगर हम एनिमल हस्बेंड्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम उसमें खींचने की कोशिश करें। अगर आप मॉडल देखेंगे यूरोपियन नेशंस का, जैसे मैंने नेदरलैंड वगैरह कहीं पर वहाँ काऊ जैसे जो मतलब दूध निकालते हैं गाय से, तो बहुत मैकेनाइज्ड तरीके से पूरा होता है। यूएसए के जो फार्म्स होते हैं कहीं और के कि पूरा प्रॉपर गाय अंदर गई, उनको धोया धाया और फिर वो मशीनों से जो है वो पूरा उनको दूध निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर इस तरह का बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी डेयरी प्रोसेसिंग में, तो शायद हमारी बेटर हैंडलिंग हो सकती है, वैल्यू एडिशन अच्छा होगा, क्वालिटी बढ़ेगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा बॉर्डर है वो ग्राम पंचायत के उसमें आता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर फॉर्डर मतलब बहुत कई बार ऐसा होता है कि फॉर्डर भी नहीं मिल रहा होता है, तो फॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे कि आपके जो वही चीज है कि जो एनिमल रियरिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाए, ठीक है। तो बोल रहे हैं उसके लिए एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे कि आपका डेयरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और उसके बाद क्या बोला है, इंसेंटिव्स टू बी गिवन फॉर एस्टेब्लिशिंग प्लांट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ नीश प्रोडक्ट्स। यानी कि जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
उनके प्रोडक्ट्स के प्लांट लगाने के लिए एक्सपोर्ट के आपको फंड्स दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है ऑन प्रिंसिपल लेवल? भारत में आधे से ज्यादा जो, पहले इनकी बात का जवाब दे दें। कह रही है तो सर अब काऊ रोड पे नहीं आएगी। इस देश में जब लोग अपने माता पिता को रोड फेंक देते हैं तो काऊ क्या चीज है? आपको क्या लगता है गाय आदमी सड़क पे क्यों छोड़ता है? इवन जो खिला सकता है गाय को वो भी सड़क पे क्यों छोड़ता है? सरकार, ऐसा नहीं है कि उसको वो नहीं है, ठीक है, लेकिन बात क्या है, आदमी को लगता है अबे यार कौन इन्हें खिलाता घूमे, जाओ बाहर निकलेगी तो कुछ खा पी के और जाएगी, कहीं कुछ पड़ा होगा तो खा लेगी, ठीक है ना। लेकिन जब आप अगर ये करने लगे कि भैया हम मिल्क की टेस्टिंग करेंगे और मिल्क की अगर रैपिड टेस्टिंग होने लगेगी उसमें कितना उसके जो दूध है उसमें कितना प्लास्टिक का कंटेंट है या कितना और चीजों का कंटेंट है, तो अभी ताड़ से पकड़ जाएंगे आप, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो वैसे भी, हाँ मतलब एक्सपोर्ट करने वालों के लिए तो वैसे भी जो एक्सपोर्ट करेंगे वो अपनी, वो दूसरे से दूध नहीं लेंगे, वो अपना खुद क्वालिटी टेस्टेड जो है वो मिल्क वो करेंगे। तो खैर मैं आपको ये बोल रहा था कि भारत में मोस्टली एक फार्मर जो है वो एक लाइव स्टॉक रियरिंग में भी वो होता है, ठीक है ना, मतलब एक लाइव स्टॉक रियरिंग भी वो कर रहा होता है। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये करके हम शायद कैटल फीड को बढ़ा करके, एनिमल ब्रीडिंग की कॉस्ट को कम करके और उसको प्रॉफिटेबल बना करके डबलिंग द फार्मर्स इनकम का जो टारगेट है हम उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था मामला आज वाला आपका। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछिए।